नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना, और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे आप सभी, है ना। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु की चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे कोई भी डाउट नहीं मिला, है ना। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को जो है पिछली क्लास या जो पिछला टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसे हमने 4 जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को विभाजित करके जो है विस्तृत चर्चा की थी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो आज का टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। मध्य प्रदेश की नदियाँ, ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश तो आप जानते ही हो कि मध्य प्रदेश हमारा एक राज्य है ना। ये नया टर्म आया हमारा नदियाँ। तो दोस्तों, नदियाँ क्या कहलाती हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों, परिभाषा होती है इसकी, बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा। बहते हुए जल की प्राकृतिक धारा को नदी कहा जाता है। धारा को नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा नदी की परिभाषा। इसी में दोस्तों एक टर्म, ये जो प्राकृतिक धारा आया है, प्राकृतिक धारा के स्थान पर यदि हम कृत्रिम धारा कर दें, कृत्रिम धारा, ठीक है, तो यही जो है हमारी नहर की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहलाएगा, नहर कहलाएगा। अर्थात नहर की परिभाषा क्या हो गई हमारी, नहर की परिभाषा हो गई बहते हुए जल की कृत्रिम धारा, अर्थात मानव निर्मित कृत्रिम धारा को क्या कहलाती है, नहर कहलाती है। ये हमारे 2 टर्म जो है ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब ये नदी हो गई। नदियों को दोस्तों सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है, क्योंकि आदिकाल से ही जो हमारे आदि मानव या पूर्वज हुआ करते थे, वो अपना जीविकोपार्जन जो है नदियों के किनारे ही किया करते थे। ठीक है, नदियों के किनारे, अर्थात जीविकोपार्जन का एक साधन हुआ करती थी नदी। उसी से जो है जल, और उस नदी के क्षेत्र में ही कुछ कृषि या मछली उससे जो है मछली वगैरह पकड़ के उन जीविकोपार्जन करते थे वो अपना, है ना। इसलिए सभ्यता उसी नदियों के किनारे, और आदिकाल से ही नदियों के किनारे जो है अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई, है ना। इसी प्रकार आपकी मिस्र की या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हम विश्व में पढ़ते हैं, वो मिस्र नदी, तुम्हारी नील नदी के किनारे उसका जो है विकास हुआ, है ना। तो इस प्रकार जो है अधिकतर सभ्यताओं का जो विकास है वो कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। इसीलिए नदी को जो है सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो आप ये एक पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नदी वाले चैप्टर में ही आपने कई सारे टर्म्स या शब्दावलियाँ देखी होंगी, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, आप सभी साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा।
दोस्तों एक टर्म यूज होता है हमारा अपवाह। अपवाह अर्थात इंग्लिश में बोलेंगे इसको ड्रेनेज, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? नदियों के माध्यम से जल के बहाव या प्रवाह को अपवाह कहा जाता है या ड्रेनेज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टर्म्स जो है डायरेक्ट एमपीपीएससी मेंस में भी पूछ सकता है, तो आप सभी नोट्स में इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से जो है आप 3 नंबर में इजीली क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अपवाह क्या कहलाता है या अपवाह किसे कहते हैं। एक टर्म और यूज होता है आपका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र इंग्लिश में बोलेंगे इसको ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह तंत्र क्या कहलाता है? तो अपवाह तंत्र में क्या होता है दोस्तों, किसी एक मुख्य नदी या अर्थात अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी होती है और उसकी अन्य सहायक नदियाँ होती, कई सहायक नदियाँ होती हैं, उनसे मिलकर एक जाल या नेटवर्क का जो है निर्माण होता है, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो उसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करेंगे दोस्तों, किसी मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों। ठीक है दोस्तों, सहायक नदियों से बने जाल या नेटवर्क को क्या कहेंगे अपन? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा? एक पहला टर्म अपवाह, दूसरा टर्म हो गया हमारा या शब्दावली हो गई अपवाह तंत्र। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं। ये सभी जो है 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आप सभी नोट डाउन करते जाइएगा अच्छे से, है ना। साथ के साथ एक टर्म आपने सुना होगा अपवाह द्रोणी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्रेनेज बेसिन। ठीक है दोस्तों, ड्रेनेज बेसिन, अपवाह द्रोणी। तो किसी अपवाह तंत्र के अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए, ये कोई नदी हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गया नदियों के माध्यम से जल का, किसी एक नदी के माध्यम से जल का अपवाह, तो ये हो गया हमारा अपवाह।
ठीक है, बहना, जल का बहना ही क्या कहलाता है, अपवाह कहलाता है। अब अपवाह तंत्र क्या था, तो अपवाह तंत्र मैंने बताया कि कोई एक मुख्य नदी होती है, उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कुछ सहायक नदियां दाईं ओर से बाईं ओर से मिलती हैं, है ना। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है, ये मुख्य नदी और इसका ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, इस क्षेत्र ये जो जालनुमा संरचना बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाह द्रोणी क्या हुआ, अपवाह द्रोणी हमारा ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो हमारा, ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या हुआ, अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन किसी नदी का, ठीक है, किसी अपवाह तंत्र का। ठीक है, अब इसी के बाद हम नदी बेसिन की चर्चा कर लेते हैं। एक टर्म यूज होता है नदी बेसिन, आपने सुना होगा, या नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, रिवर बेसिन। ठीक है, तो रिवर बेसिन क्या कहलाता है दोस्तों, बड़ी नदियों के जल ग्रहण या जल धारण क्षेत्र को, जल धारण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, नदी द्रोणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक टर्म यूज होता है हमारा जल संभर, या इसी को बोलते हैं हम दोस्तों वाटर शेड। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा जो है यही है कि यहाँ बड़ी नदियाँ थी, यहाँ क्या हो जाएंगी, छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जल संभर, छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। ये कुछ हमारे टर्म्स यूज हुए या शब्दावलियाँ थी जिनकी हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में चूंकि हम नदियों की चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हम अपवाह तंत्र एक यूज हुआ था। तो मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख जो है अपवाह तंत्रों की चर्चा कर लेते हैं कि कितने प्रमुख अपवाह तंत्र हैं, कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। अपवाह तंत्र हमने देख लिया कि उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र देख ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। तो मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं, कुल 6 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं, 6 हमारा, पहला तो हो गया हमारा गंगा नदी, अपवाह तंत्र। दूसरा हो गया हमारा
नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तीसरा हो गया दोस्तों हमारा ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। चौथा हो गया दोस्तों हमारा माही नदी का अपवाह तंत्र। पांचवा हो गया दोस्तों हमारा गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। और छठा अपवाह तंत्र है हमारा महानदी। महानदी का अपवाह तंत्र। ये हमारे जो है मध्य प्रदेश में कुल 6 अपवाह तंत्र, प्रमुख अपवाह तंत्र हैं, है ना। कौन कौन से? गंगा नदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी और महानदी। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी में भी हम इसको तोड़ के देख सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा हमारा यमुना नदी अपवाह तंत्र, यमुना नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा सोन नदी का अपवाह तंत्र। सोन नदी डायरेक्ट हमारे जैसे यमुना नदी मुख्य नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है ना, तो सोन नदी भी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका भी एक अलग अपवाह तंत्र बनता है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की पहले 3 दिन इसकी चर्चा कर ले रहा है। एक होता है दोस्तों टोंस नदी अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी अपवाह तंत्र में कुल कुछ जो है मध्य प्रदेश की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश के अंदर में चंबल नदी हो गई हमारी, सिंध नदी, बेतवा और एक है केन नदी। केन नहीं दिख रहा होगा आपको, तो आप जो है इसी में इस साइड लिख दे रहा हम। चौथी कौन सी है हमारी? केन नदी, मध्य प्रदेश के अंदर में जो यमुना नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है या यमुना नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है कौन सा हमारा? गंगा नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा हमारा? नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप जो है इनको भी ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में जो 6 अपवाह तंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा नदी का अपवाह तंत्र। और दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में हम इन्हीं 6 अपवाह तंत्रों की प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे और उनके अंतर्गत जो भी प्रमुख नदियां आती हैं उनकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, है ना। चूँकि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी हमारी नर्मदा नदी है ना। जैसे भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी है, वैसे ही मध्य प्रदेश की प्रमुख और सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। तो हम नर्मदा नदी बेसिन जो कि इम्पोर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र,
है ना, इसकी हम पहले चर्चा कर ले रहे हैं। फिर क्रम से हम चर्चा करेंगे गंगा अपवाह तंत्र की भी चर्चा करेंगे। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण दोस्तों कैसे हुआ? नर्मदा नदी प्रमुख नदी हो गई, प्लस इसकी 41 सहायक नदियाँ मिलकर जो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र या नर्मदा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, 41 नदियाँ। और इसकी आकृति या आकार कैसा है? तो यह वृक्षावाकार का, या वृक्ष के आकार की इसकी जो है एक संरचना बनती है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की, वृक्षावाकृति। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी आकृति निर्मित करती है, तो वृक्ष के आकार की, या वृक्षाव ऑप्शन में रहता है दोस्तों, तो आप जो है वृक्षाव में टिक करेंगे। ठीक है, तो आकृति कैसी निर्मित होती है? वृक्षाव आकृति नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र में। निर्माण कैसे होता है, या तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो नर्मदा नदी और उसकी कितनी दोस्तों? 41 सहायक नदियाँ। 41 सहायक नदियाँ में 22 नदियाँ जो है दोस्तों, 22 नदियाँ बाईं ओर से और 19 नदियाँ दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी में मिलती हैं और एक अपवाह या तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये कितनी हो गई टोटल? 41। ठीक है, ये हो गया अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे हुआ नर्मदा नदी का, है ना, उसकी आकृति कैसी है। अब हम नर्मदा, चूँकि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, तो नर्मदा नदी की मुख्य रूप से हम चर्चा कर ले रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं तो क्रमशः जो है उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जो भी मुख्य सहायक नदियां हैं, सभी 41 की नहीं, लेकिन जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला हो गया हमारा कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो नर्मदा नदी, तो सर्वप्रथम इसको किस किस अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य नाम, उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक तो हो गया, इसे रेवा के नाम से जाना जाता है। रेवा के नाम से दोस्तों कैसे, मतलब ऋग्वेद में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ना, रेवा नाम से उल्लेखित कहाँ की गई है? तो ऋग्वेद एवं संस्कृत ग्रंथों में भी कौन सा हमारा? मेघदूत, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। मेघदूत कालिदास की रचना है, जो कालिदास द्वारा रचित, उसमें जो है इसका उल्लेख क्या, नर्मदा नदी क्या नाम मिलता है? रेवा। ठीक है, किसमें? मेघदूत में। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ठीक है, एक संस्कृत ग्रंथ है। फिर इसे एक सोमो दभवा के नाम से जाना जाता है, अर्थात चंद्रमा की पुत्री। ठीक है दोस्तों, इसका एक और अन्य नाम है मैकल सुता। मैकल सुता कैसे नाम पड़ा दोस्तों? तो मैकल सुता हमारी अमरकंटक, जब हम उद्गम पढ़ाएंगे, उद्गम की चर्चा करेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ना, तो तब हम बताएंगे कि उसमें अमरकंटक एक चोटी है। मैकल एक पर्वत श्रेणी है जिसकी मुख्य चोटी है अमरकंटक, है ना। वहीं एक नर्मदा कुंड स्थित है, या सरस्वती सरोवर के नाम से भी जाना जाता है जिसे। तो वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है।
और सुता का अर्थ होता है दोस्तों पुत्री। आप हिंदी में जब पढ़ेंगे है ना पर्यायवाची वगैरह शब्द, तो सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो मैकल की इस पर्वत श्रेणी की गोद से निकलती है, इसलिए जो है इसका नाम मैकल सुता है। ठीक है, मैकल सुता भी के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, इसका एक और नाम है संकरी, अर्थात शंकर की पुत्री। ठीक है दोस्तों, रेवा, सोमोदभवा, है ना, मैकल सुता, संकरी। दोस्तों इसका एक और नाम मिलता है नामोदास। ठीक है, नामोदास या नोमोदास। ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था हमारे भूगोल वेत्ता थे एक टॉलमी। जब इतिहास में आप पढ़ोगे, है ना, इतिहास में पढ़ोगे एक टॉलमी जो यूनानी दार्शनिक था या लेखक था, तो उसने जो है नामोदास या नोमोदास नर्मदा नदी को कहा है। ठीक है दोस्तों, एक नाम मिलता है दोस्तों कुंवारी, यह कहीं कहीं क्यारी के नाम से भी उल्लेखित है ना, वही कुंवारी है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिला है? इसका उल्लेख मिला है दोस्तों वायु पुराण में। ठीक है, एक अन्य नाम मिलता है दोस्तों कावेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कावेरी के नाम से मात्र एक विशेष स्थान पर जो है नर्मदा नदी को कावेरी के नाम से जाना जाता है। तो वो दोस्तों स्थान कौन सा हमारा? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? खंडवा में। तो ओमकारेश्वर में, विशेषकर ओमकारेश्वर क्षेत्र में जो है नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? कावेरी नाम से जाना जाता है। ये कुछ अन्य नाम थे, है ना। इसके बाद हम नर्मदा नदी के उपनाम की चर्चा कर ले रहे, देख ले रहे कौन कौन से उपनाम हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो है भारत की हृदय रेखा, नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एक गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो जल की पर्याप्तता है वहाँ गुजरात में नर्मदा नदी के जल से ही उसकी आपूर्ति होती है, जो भी उसकी डिमांड है। और मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी का जो पीने का पानी का मुख्य स्रोत है वो नर्मदा नदी का जल ही है मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। साथ के साथ गुजरात में भी चूँकि पानी के पीने की आपूर्ति नर्मदा नदी के माध्यम से की जाती है, इसलिए गुजरात में भी जो है गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक इसका नाम है मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार भारत की सबसे बड़ी नदी हमारी गंगा नदी है, उसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसलिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की तुलना गंगा से की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, एक इसका उपनाम और मिलता है, इसे खुशियों की नदी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आप सभी रट लीजिएगा, है ना, ये फैक्ट्स। खुशियों की नदी किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? या आनंदमयी, इसी को बोल सकते हो आप, आनंदमयी नदी।
के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आनंदमयी नदी के नाम से आपकी नर्मदा नदी को। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करिए आप साथ के साथ। ये हो गया हमारे नर्मदा नदी के नाम, अन्य नाम और उपनाम। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नर्मदा नदी का उद्गम, या नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्गम एक तो अमरकंटक, आपका अनूपपुर जिले में, अनूपपुर जिले में, ये हो गया हमारा जिला। ठीक है, अनूपपुर जिले में। फिर उसके आगे आएंगे हम पुष्पराजगढ़। ये क्या है दोस्तों? तहसील है, पुष्पराजगढ़ तहसील। इसके बाद एक अमरकंटक नामक स्थान है, अमरकंटक नामक स्थान है, या अमरकंटक चोटी बोल सकते हो, है ना, स्थान भी है, और अमरकंटक चोटी भी है। किसकी अमरकंटक चोटी है? मैकल श्रेणी, मैंने बताया था, तो इसी के ब्रैकेट में आप लिख लो मैकल या मैकाल श्रेणी, पर्वत श्रेणी। उसकी मुख्य चोटी, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है, तो अमरकंटक से, अमरकंटक चोटी में एक नर्मदा कुंड है, नर्मदा कुंड। इसी को दोस्तों सरस्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है, सरस्वती सरोवर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है सरस्वती या नर्मदा कुंड से जो है नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो कहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित अमरकंटक नामक स्थान या अमरकंटक चोटी, वहीं अमरकंटक चोटी स्थित है। कहाँ, कौन सी श्रेणी? पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी। उसमें अमरकंटक में ही आपका नर्मदा कुंड स्थित है, नर्मदा कुंड या सरस्वती सरोवर। वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, या वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा नर्मदा नदी का उद्गम। अब इसका देख ले रहे हैं हम अवसान, अवसान या समापन, कहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों ये समाप्त कहाँ होती है, इसका अवसान बिंदु क्या है? कैम्बे, या इसी को बोलते हैं दोस्तों खंभात की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, कैम्बे, कैम्बे को ही खंभात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नया शब्द है, आप इसे कभी नहीं देखे होंगे, है ना, नहीं पढ़े होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। तो कैम्बे अर्थात खंभात की खाड़ी में, है ना, अरब सागर भी बोल सकता है। अरब सागर में जो है इसका अवसान होता है ना। ये है स्थित कहाँ है? तो गुजरात में पड़ती हमारी भड़ौच तहसील, भड़ौच के पास, भड़ौच नामक स्थान है गुजरात में, है ना। वहाँ से जो है, वहाँ से गुजरते हुए नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में, या कैम्बे की खाड़ी में, या यूँ कहें कि अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, तो अरब सागर में इसका समापन होता है ना। और अरब सागर में ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो आप एस्चुरी बनाते हुए लिख लीजिएगा, आप एस्चुरी बनाते हुए जो है इसका समापन होता है। एस्चुरी बनाती है ना। एस्चुरी क्या कहलाता है दोस्तों? दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है डेल्टा
और एक यूज होता है, मतलब दो संरचनाएं, प्राकृतिक संरचनाएं जो है नदियों द्वारा बनाई जाती हैं अपने समापन बिंदु या अवसान बिंदु पर। एक होता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या कहलाता है दोस्तों, जब नदियां और उसके मलबा को लेकर जो है अपने, जब उनका अंतिम बिंदु होता है वहाँ अवसादों का जमाव कर देती हैं, अर्थात कीचड़नुमा संरचना या दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो वही दलदली क्षेत्र क्या डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और जब नदी जो है डायरेक्ट महासागर में गिरती है ना, महासागर में मिलती है या गिरती है, डायरेक्ट गिरती है, तो वहाँ एस्चुरी नामक संरचना का निर्माण करती है। और क्यों करती है, क्योंकि और ऐसी नदियाँ जो है आपका जो अवसाद या यूँ कहें जो अपरदित मृदा होती है, ये सब ज़्यादा मात्रा में बहाकर नहीं ले जाती हैं कुछ नदियाँ जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, है ना। इसलिए नर्मदा, जैसे नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में डायरेक्ट गिरती है और सागर के जल से, है ना, सागर के जल में, चूँकि नदी का पानी क्या होता है, मीठा होता है, और खारे सागर का या अरब सागर का पानी क्या है, हमारा खारा है, तो ये मिल नहीं पाता है सडनली, तो वहीं एक जल में ही एस्चुरी नामक संरचना बनाती है, ठीक है। या ज्वार भाटा, ज्वार नद संरचना भी बोलते हैं इसी को, ज्वार नद संरचना का निर्माण करती है, ठीक है, जिसे एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो टर्म्स हो गए हमारे, डेल्टा और एस्चुरी। कहाँ बनाते हैं, नदियाँ जो है अपने अंतिम बिंदु या समापन बिंदु पर इन दो भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है दोस्तों। ये समापन हो गया। अब इसकी लंबाई देख ले रहे हैं। सॉरी, नर्मदा नदी की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर में, चूँकि यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, यह 3 राज्यों में बहती है। एक तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया हमारा महाराष्ट्र, तीसरा हो गया हमारा गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी लंबाई है, 1077 किलोमीटर। महाराष्ट्र में दोस्तों है हमारी 74 किलोमीटर, और यहाँ है गुजरात में 131 किलोमीटर। तो कुल कितनी हो गई लंबाई, 7 1 8, 8 4 12 की 2 हासिल आई 1, है ना, 7 दूनी 14, 1077, ये 161 है दोस्तों। 161 किलोमीटर जो लंबाई है, यानी 161 किलोमीटर क्षेत्रफल जो है यह नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, 13-12 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में लंबाई है इसकी। तो मध्य प्रदेश में लंबाई पूछे तो कितना बताना दोस्तों आपको, 1077 किलोमीटर, है ना। और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी की लंबाई पूछे तो 74 किलोमीटर, और गुजरात में यदि नर्मदा नदी की लंबाई पूछे तो कितनी बताना है, 161 किलोमीटर इसकी लंबाई बताना है, ठीक है। अब नर्मदा नदी जो है कितने राज्यों में बहती है, तो हमने बता दिया। एक क्वेश्चन ये बनता है कितने राज्यों में बहती है, तो 3 राज्यों में। कितने राज्यों में जो है अपवाह क्षेत्र है,
नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितने में है? 3 में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में ही जो 1077 किलोमीटर की लंबाई तय करती है ना, दूरी तय करती है नर्मदा नदी, तो वह कितने जिलों से होकर गुजरती है और कौन कौन से जिले हैं, हम इसकी चर्चा कर लेंगे। राज्य में हो गए 3 राज्य, है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों या कहीं कहीं आपको 15 जिले मिलते हैं। ठीक है, बुक्स में अधिकतर 15 जिले ही मिलेंगे, बट वर्तमान में जो है एक फैक्ट, नर्मदा 16 हमने किस हिसाब से लगाया है? नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा प्रारंभ की गई थी शिवराज सिंह जी की सरकार के द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे यात्रा प्रारंभ की गई थी, जो कि 16 जिलों से होकर गुजरी थी, या 16 जिलों से यात्रा तय की गई थी, पूरी यात्रा, है ना। तो उसी के तहत हमने जो है 16 जिले लिए हैं। बाकी ऑप्शन में यदि 15 जिले हैं, 16 जिले नहीं हैं, तो आप 15 जिले टिक करोगे आंसर। यदि 16 दिया है तो आप 16 करोगे। ठीक है, 15 जिलों से या 16 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब कौन कौन से 16 जिले हैं उनकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो हमने उद्गम कौन सा बताया? हमने उद्गम बताया दोस्तों पहले तो अनूपपुर जिला। पहले आप जिले देख लीजिए, फिर हम मैप में भी उसकी चर्चा कर लेंगे, कहाँ कहाँ से नर्मदा नदी जो है निकलती है, कौन कौन से जिले पड़ते हैं वो। अनूपपुर, फिर आपका आता है दोस्तों डिंडोरी, फिर आता है दोस्तों मंडला, फिर आता है दोस्तों यहीं एक सिवनी जिला पड़ता है। तो सिवनी जिला के बॉर्डर से होकर गुजरती है। तो बुक्स में जो है जब 15 दिया है, तो उसने उन बुक्स वालों ने जो है, पुस्तकों ने, ये जो संपादक थे उसके, सिवनी को काउंट नहीं किया है। इस हिसाब से यदि सिवनी को काउंट नहीं करते हो तो 15 जिले ही होते हैं, बट बॉर्डर से ही निकली है तो उसको किसी भी ज़िले से ही निकलना मानेंगे, किसी भी ज़िले से के बॉर्डर से भी निकलती है तो। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई ज़िला हो गया, है ना। अब नर्मदा नदी इस छोटे से यहाँ से भी निकली है तो ये ज़िला काउंट होगा, और यही ज़िला हमारा है सिवनी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है। और कुछ यानी बुक्स में जो दिया है 15, वो सिवनी को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिवनी जिला, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। सिवनी के बाद दोस्तों पड़ता हमारा जबलपुर, जबलपुर के बाद पड़ता है हमारा नरसिंहपुर। ठीक है दोस्तों, नरसिंहपुर के बाद पड़ता है हमारा दोस्तों रायसेन, रायसेन के बाद पड़ता है हमारा दोस्तों होशंगाबाद, रायसेन, होशंगाबाद। फिर दोस्तों पड़ता है हमारा सीहोर, सीहोर को टच करती है। फिर पड़ता है दोस्तों हरदा, यहीं पास पड़ता है दोस्तों देवास, देवास, देवास के नेमावर एक तट पड़ता है, नेमावर तट, है ना। तो नेमावर से होकर गुजरती हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, है ना। फिर खंडवा,
फिर दोस्तों खरगोन, फिर दोस्तों आप आ जाता है आपका बड़वानी, बड़वानी ज़िले से भी होकर गुजरती है। फिर दोस्तों आ जाता है आपका धार, और धार के बाद दोस्तों आ जाता हमारा अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, तो कितने ज़िले हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, सिवनी को काउंट करेंगे तो 16, नहीं कर रहे हैं तो 15। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसा भी रहे आप 16 15 लगा सकते हैं। ध्यान रखिए है ना कि 16 ज़िले जो है हमने नर्मदा नमामि देवी नर्मदा जो यात्रा प्रारंभ की गई थी उसके संदर्भ में हमने जो है 16 ज़िले काउंट माने हैं, है ना, कि नर्मदा नदी जो है 16 ज़िलों से होकर गुजरती है। तो 16 ज़िले हमारे ये हो गए, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। फिर हम मैप में देख ले रहे हैं इसको, है ना। जल्दी से एक मैप बना ले रहे हैं छोटा सा, शुरू में ये ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पड़ता है दोस्तों अनूपपुर ज़िला, ये अनूपपुर, यहाँ से ये ऐसी कुछ संरचना बनते हैं इसकी, है ना। तो ये डिंडोरी मंडला, है ना, फिर जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी यहीं पास पड़ता है। ये ऐसे होते हुए जो है खंडवा, खरगोन, है ना, बड़वानी, धार और ये अलीराजपुर, यहाँ से फिर सीधे महाराष्ट्र में थोड़ा सा बहती है। फिर गुजरात के भड़ौच नामक स्थान के पास जो है इसका खंबात की खाड़ी में समापन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी नर्मदा नदी। जिले आप देख लीजिएगा या आप फिल कर लीजिएगा, वैसे भी एक कर ही देता हूँ यार। अनूपपुर के बाद आपका डिंडोरी के बाद मंडला, यहीं पड़ता है आपका सिवनी के बाद आता है आपका जबलपुर, नरसिंहपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास पड़ेगा आपका होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, यहाँ पड़ेगा दोस्तों देवास,
है ना। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, यहाँ पड़ेगा दोस्तों आपका धार, यहाँ पड़ेगा अलीराजपुर। ये हो गए हमारे दोस्तों 16 जिले। सीहोर ऊपर साइड में पड़ता है, तो सीहोर भी जो है ये आपके 16 जिले कुछ हैं। आप मैप में देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से ना। बुक्स में कोई बुक होगी आपके पास। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स हैं कि नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, 5वीं सबसे बड़ी है कौन सी? नर्मदा नदी। पहली कौन सी है? पहली है दोस्तों हमारी गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है दोस्तों हमारी गोदावरी। ये भारत की है ना, भारत की 5 बड़ी नदियों की चर्चा कर रहे हैं हम। दूसरी है गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। ठीक है, तीसरी कौन सी नदी है? तो तीसरी सबसे बड़ी नदी है हमारी दोस्तों कृष्णा नदी, इसकी है 1401 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चौथी कौन सी होगी हमारी? यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई है दोस्तों 1375 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की हमारी कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। पहली कौन सी है? गंगा, इसकी लंबाई इतनी है। गोदावरी, तीसरी कृष्णा, और चौथी है दोस्तों हमारी यमुना नदी, है ना। और 5वीं कौन सी हो गई? नर्मदा नदी। अब यही भारत की जगह अपन प्रायद्वीप भारत तो आप जानते होंगे। प्रायद्वीप अर्थात ऐसा स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से जो है स्थल रुद्ध भाग हो, है ना। जैसे ये हो गया हमारा दक्षिण वाला भाग, दक्षिणी भाग, या प्रायद्वीप भारत इसे बोलते हैं। तो ये जल से घिरा हुआ भाग है 3 तरफ से, है ना। और यहाँ से ये स्थल वाला भाग है। ठीक, स्थल वाला भाग है। तो प्रायद्वीप की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा स्थल खंड या ऐसा स्थल वाला भूभाग जो 3 ओर से तो जल से घिरा हो लेकिन एक ओर से जो है स्थल से घिरा हो, उस भाग को जो है प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायद्वीप भारत की चर्चा
मतलब प्रायद्वीप भारत की नर्मदा नदी जो है कौन से नंबर की नदी है? क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय ही नदी है ना, प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत या इसी को दक्षिणी भारत के नाम से भी जाना जाता है कि तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। कितनी है? 13-12। जो हमने 5 बताई थी अभी, तो एक तो गंगा और दूसरी यमुना नदी, ये दोनों कहाँ की हैं? उत्तर भारत की नदियां हैं। और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियां कौन कौन सी बची? उन्हीं 5 में से। तो पहली हो जाएगी आपकी गोदावरी, पहली गोदावरी। दूसरी हो जाएगी आपकी कृष्णा, ठीक है दोस्तों। और तीसरी हमारी हो जाएगी नर्मदा। लंबाई मैंने बता ही दी है, आप सभी नोट डाउन कर चुके होंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो प्रायद्वीप भारत की क्वेश्चन ऐसे बने कि भारत की नर्मदा नदी जो है भारत की किस नंबर की नदी है या कौन सी बड़ी नदी है, या ऐसे बोले कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। या ये ऐसे क्वेश्चन बने कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी, तो उसे नर्मदा नदी। तो कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है दोस्तों। इसी में यदि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, नर्मदा नदी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी? हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। 5 नदियों की हमने चर्चा कर ली, उनकी लंबाई देख ली, ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में ही काउंट होता है ना, प्रायद्वीपीय नदियों में ही काउंट किया जाता है नर्मदा नदी। दोस्तों अब अगली कड़ी में हम नर्मदा नदी में नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहरों की चर्चा कर रहे हैं। ये बसे शहरों की स्थित शहर कौन कौन से हैं उनकी चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो हमारा अमरकंटक ही हो गया, अमरकंटक जो कि कहाँ पड़ता है? अनूपपुर जिले में बताया था मैंने आपका। फिर डिंडोरी, मंडला, भेड़ाघाट नामक स्थान कहाँ पड़ता है आपका? जबलपुर में, जबलपुर। है ना। और कौन सा हो गया? नेमावर बताया था मैंने, नेमावर क्रम से ही है ये आपका। नरसिंहपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर में भी एक बरमान घाट पड़ता है ना, बरमान घाट। तो बरमान नामक स्थान ये नरसिंहपुर है ना।
फिर आपका होशंगाबाद भी पड़ता है। ये प्रमुख शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ना। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। होशंगाबाद, नेमावर आप लिख लीजिए यहाँ। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? देवास में। ठीक है। पुनासा, ये आपका पड़ता है खंडवा में, है ना। ओमकारेश्वर हो गया, ये भी खंडवा में पड़ता है। ये प्रमुख स्थान है कुछ। महेश्वर, साथ के साथ मंडलेश्वर, ये पढ़ते हैं दोस्तों खरगोन में। ये कुछ प्रमुख स्थान या स्थित शहर हैं जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है ना। और भी हैं कुछ, देख लीजिएगा। जैसे एक हो गया हमारा हंडिया, ये हमारा हरदा में पड़ता है ना। तो ऐसे कुछ प्रमुख, जैसे हनुवंतिया टापू एक बना था, हनुवंतिया, ये खंडवा में पड़ता है। यहीं लिख लो आप, हनुवंतिया एक पर्यटक स्थल है ना, जो कि नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है, तट पर ही अवस्थित है ना। तो ये आ जाए क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है ना, कि हनुवंतिया टापू जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप इसको बता सकते हो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, है ना, पिछले वीडियोज की भांति ही। तो आप सभी जो है पूरा वीडियो देखिए, है ना, ताकि आपको पूरा वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। जो भी मैं कंटेंट तैयार करता हूँ आप सभी के लिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कम से कम 1-2 ग्रुप्स में जो ज़रूर शेयर कर दिया करिए प्रत्येक वीडियो की लिंक को। धन्यवाद।